बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर चुके हैं और इस चैप्टर के पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को करंट से रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत सी फेमस मिसकंसेप्शंस जो अक्सर बच्चों के जहन में होती हैं वो क्लियर की थी। आज का लेक्चर हमारे पास सोर्सेज ऑफ करंट से रिलेटेड है। ये सोर्सेज ऑफ करंट क्या होते हैं और इनकी जरूरत क्यों है, ये हम जानेंगे आज के लेक्चर में। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नाउ स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं करंट पर आऊं, पहले तो मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं जो हमेशा से मैं देता रहा हूं, वो है पानी की एग्जांपल। जस्ट इमेजिन करें कि हमारे पास किसी जगह पर पानी मौजूद है। आप देख रहे हैं कि इस पानी में फ्लो करने की बिल्कुल भी कोई एबिलिटी नहीं है, लेकिन जरा इमेजिन करें अगर मैं इस पानी को एक जगह से ज्यादा हाइट पर ले जाऊं तो आप देखेंगे अब पानी जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया। पानी के एक तरफ जो है क्योंकि हाइट ज्यादा है तो उसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, जबकि दूसरी जगह पर कम पोटेंशियल एनर्जी है। तो एक तरफ हाइट ज्यादा हो गई और एक तरफ हाइट कम हो गई। अब जब मैं पानी को अलाउ करूंगा तो आप देखेंगे पानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगा। कहां से कहां? हाई टू लो। और कब तक? जब तक के दोबारा से पानी की सतह फिर से बराबर ना आ जाए। यानी कि पानी कब फ्लो करता है? जब उसके गिर्द एनर्जी का डिफरेंस हो। और कब तक फ्लो करेगा? जब तक वो एनर्जी का डिफरेंस कायम रहेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं ये काम मुसलसल करना चाहूं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां पर एक मोटर लगानी पड़ेगी जो कि पानी को मुसलसल हाई एंड पर भी भेजती रहे ताकि पानी का फ्लो फिर से चलता रहे। ये जो मोटर है ना, यूं समझ लें जैसे ये पानी के फ्लो की वजह बन रही है। यानी पानी के फ्लो को अगर आप मुसलसल चाहते हैं तो मोटर के बगैर आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि मोटर पानी दे रही है, पानी तो वैसे ही बाहर मौजूद है। मोटर पानी को एनर्जी दे रही है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रही है जहां ज्यादा एनर्जी है ताकि वो फिर से फ्लो कर सके। तो स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल अगर आपको समझ में आती है तो करंट को समझना बिल्कुल भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। आप लोग जानते हैं कि हमारे पास वायर्स के अंदर जो है वो चार्जेस हमेशा से मौजूद होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये चार्जेस भी बिल्कुल ऐसे ही फ्लो नहीं करेंगे जैसे स्टार्ट में मैंने आपको बताया पानी फ्लो नहीं करेगा जब उसके दोनों तरफ एनर्जी सेम होगी। लेकिन अगर मैं किसी प्रोसेस से इस वायर के एक तरफ एनर्जी ज्यादा कर दूं, दूसरी तरफ एनर्जी कम कर दूं, तो अब फिर से हमारे पास ये जो वायर्स में चार्जेस हैं ये मूव करना शुरू कर देंगे, फ्लो करना शुरू कर देंगे। और मैं कहूंगा अब ये चार्जेस क्योंकि फ्लो कर रहे हैं तो वायर के अंदर करंट आ गया। लेकिन स्टूडेंट्स, जिस तरह से पानी में ऐसा करने के लिए मोटर चाहिए थी, तो वायर में ऐसा करने के लिए हमें कोई ना कोई मोटर जैसी चीज चाहिए होगी जो हमारे पास चार्जेस को फ्लो में रखे मुसलसल। स्टूडेंट्स, ऐसी चीज जो हमारे पास चार्जेस को मुसलसल फ्लो में रखे उसे हम बोलते हैं सोर्स ऑफ करंट। तो इसका मतलब सोर्स ऑफ करंट क्या है? इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पानी के केस में मोटर की एग्जांपल है। अगर आप चाहते हैं पानी के केस में पानी मुसलसल फ्लो करता रहे तो पानी को आपको लो एंड से या लो एनर्जी एंड से हाई एनर्जी एंड पर भेजने के लिए एक मोटर चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप चाहते हैं चार्जेस मुसलसल मूव करते रहें तो आपको चार्जेस को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर भेजने के लिए कोई सोर्स चाहिए। और वो सोर्स क्या करेगा? वो अपनी एनर्जी देकर आपको करंट प्रोवाइड करेगा। यहां से हम सोर्सेज ऑफ करंट की डेफिनेशन कर सकते हैं कि व्हाट आर सोर्सेज ऑफ करंट, कि व्हाट दे डू, दे कन्वर्ट नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए, उनके पास करंट तो नहीं है, उनके पास सोर्स के पास जो भी एनर्जी है वो बहरहाल करंट नहीं है, वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। लेकिन जब आप सोर्स को अटैच करते हैं तो आपको करंट मिलता है। इसका मतलब वो अपनी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो दे कन्वर्ट नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे पास सोर्सेज ऑफ करंट का तारुफ। तो आप कह सकते हैं सोर्सेज क्या देते हैं? सोर्सेज जो है वो एनर्जी देते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं सोर्सेज जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं। मैं पोटेंशियल डिफरेंस का
ज्यादा यूज इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को डिटेल में नहीं देखा, जिसको हम ओहम्स लॉ में देखेंगे। इसलिए यहां पर मैं पोटेंशियल की बजाय बार बार एनर्जी बोलूंगा। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ज्यादा एप्रोप्रिएट, ज्यादा मुनासिब, ज्यादा एक्यूरेट वर्ड जो है करंट के लिए वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि मैं पोटेंशियल डिफरेंस का वर्ड क्यों नहीं यूज कर रहा, एनर्जी का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि एनर्जी को आप पहले से बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब ये सोर्सेज ऑफ करंट जिनकी वजह से करंट जो है वो मुसलसल फ्लो में रहेगा, चार्जेस फ्लो में रहेंगे, ये सोर्सेज कितने किस्म के हो सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा, इसमें सबसे फेमस, सबसे ज्यादा जिसे आप लोग जानते हैं वो है सेल। तो आप लोग जानते हैं कि अगर हम किसी सर्किट के दरमियान एक सेल भी अटैच कर दें तो सेल की वजह से उस सर्किट में एक करंट बहना शुरू हो जाता है। आप इसको स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं जैसे सेल जो है वो एक एनर्जी का डिफरेंस कुछ इस तरह से क्रिएट कर देता है, और जब ये एनर्जी का डिफरेंस इस तरह से क्रिएट करेगा तो जब हमारे पास चार्जेस सेल में एंटर होंगे तो वो नेगेटिव पोटेंशियल पर एंटर हो रहे हैं। नेगेटिव पोटेंशियल को हम लो पोटेंशियल कहते हैं, और जब ये चार्जेस ऊपर पहुंचते हैं तो ये हमारे पास हाई पोटेंशियल पर आ चुके हैं, यानी इनके पास एनर्जी आ चुकी है। और अब आप जब इनको छोड़ेंगे तो ये खुद ब खुद मूव करते हुए फिर से सेल में दाखिल होंगे और फिर से एनर्जी गेन करेंगे और फिर उस एनर्जी को लूज करते हुए वापस आएंगे, और ये सर्किट जो है इस तरह से चलता रहेगा। ये एग्जांपल बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मोटर भी क्या करता है, मोटर भी पानी को एक एंड से उठाकर उसमें एनर्जी दे देता है क्योंकि उसको हाइट पर ले जाता है। जब वो एनर्जी बढ़ जाती है तो फिर वो पानी जो है वो मुसलसल मूव करता रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया कि सेल का, लेकिन अब सेल एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है, इसके पास कौन सी एनर्जी होती है जो ये हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे पा रहा है। स्टूडेंट्स, अगर आपने कभी किसी सेल को खोला तो आप देखेंगे उस सेल के अंदर आपको केमिकल्स नजर आएंगे, यानी कि सेल बेसिकली क्या करता है, अपनी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सेल्स के केस में ये क्या करते हैं जी, दे कन्वर्ट देयर केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया थोड़ा सा तारुफ हमारे पास सेल्स का। सेल या बैटरी दो किस्म की हो सकती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। आपकी बुक ने भी ये वर्ड यूज किया है, इनमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। सिर्फ याद रखिएगा प्राइमरी और सेकेंडरी में फर्क किस चीज का है कि कुछ रिचार्जेबल सेल्स होते हैं और कुछ जो है वो नॉन रिचार्जेबल सेल्स होते हैं, एक दफा यूज होते हैं उसके बाद दोबारा यूज नहीं हो सकते। स्टूडेंट्स, क्या मेरे पास कोई और ऐसी चीज है सेल के अलावा जिसको मैं अगर वायर इसके साथ कनेक्ट करूं तो वायर में दोबारा से करंट प्रोड्यूस हो जाए? तो आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, आपके घर में लगा जनरेटर जब ऑन होता है तो वो पूरे घर को करंट सप्लाई करता है। इसका मतलब जनरेटर भी एक ऐसी चीज है जिसमें हमारे पास करंट मिल रहा है, लेकिन जनरेटर ये करंट कैसे दे रहा है, ये भी बहुत सोचने वाली बात है। अगर हम जनरेटर के अंदर देखें तो हमें जनरेटर के कॉइल्स वगैरह बड़ी तेजी से मूव करते हुए नजर आएंगे, और ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को तो हम कहते हैं फिजिक्स में मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब जनरेटर जो है वो रोटेट करके आपको करंट प्रोवाइड करता है, यानी अपनी मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जनरेटर के केस में आप लोगों ने याद रखना है कि व्हाट जनरेटर डू, दे कन्वर्ट देयर मैकेनिकल एनर्जी। इनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, जैसे इसमें केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी थी, यहां इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी। जनरेटर जब घूमता है तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो दे कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन स्टूडेंट्स, अब इसके पास अगर मैकेनिकल एनर्जी है, इसके पास अगर मोशन है, तो वो मोशन कहां से आएगी? स्टूडेंट्स, अब इसके बड़े तरीके। आपके घर में जो जनरेटर है स्टूडेंट्स, अगर आप उसको देखें तो उस जनरेटर में डेफिनेटली कॉइल मूव कर रहा है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी तो आ रही है, लेकिन कहां से आ रही है? आप इस जनरेटर के अंदर या तो पेट्रोल डालेंगे या डीजल डालेंगे या सुई गैस डालेंगे,
कोई ऐसी चीज होगी जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी और ये घूमेगा और आपको करंट देगा। तो मैकेनिकल एनर्जी तो है, लेकिन वो मैकेनिकल एनर्जी खुद किसी और एनर्जी से आ रही है। इस केस में वो केमिकल्स के जलने की वजह से आ रही है, कंबस्टन की वजह से आ रही है। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, आप लोग जानते हैं कि आपके घरों में जो करंट आ रहा है वो भी डैम के करीब बहुत बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं, टर्बाइंस होती है जो रोटेट करती हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये रोटेट क्यों करती हैं? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इनके करीब हम बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं, बारिश और सैलाब वगैरह के पानी को स्टोर कर लेते हैं। जब वो उस पानी को स्टोर कर लेते हैं तो वो बहुत हाइट पर स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से इस पानी के अंदर आ जाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और आपको मालूम है जब ये पानी को हम यहां से छोड़ेंगे तो ये पानी जो है वो मूव करते हुए जाकर टरबाइन को हिट करेगा। जब ये टरबाइन को हिट करेगा तो टरबाइन रोटेट करेगी और टरबाइन के रोटेट होने से आपको मालूम है कि करंट जो है वो जनरेट होगा। इस केस में ये भी जनरेटर ही है, लेकिन ये पानी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यूज करेगा टरबाइन को घुमाने के लिए। घर के जनरेटर कंबस्टन को यूज करते हैं टरबाइन को घुमाने के लिए, लेकिन क्योंकि अल्टीमेटली टरबाइन घूम रहा है, अल्टीमेटली है तो मैकेनिकल एनर्जी जिससे आपको करंट मिलेगा, इसलिए हम इनको कहेंगे जनरेटर ही। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप एक और एग्जांपल देख लें। आप लोगों ने इस तरह की बड़ी बड़ी विंड टरबाइंस देखी होंगी। ये विंड टरबाइंस जो हैं उन इलाकों में लगाई जाती हैं जहां बहुत हवा के बड़े बड़े झक्कड़ चलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चलती है। जब वो स्ट्रॉन्ग विंड इन ब्लेड्स पर आकर टकराती है तो ये ब्लेड्स रोटेट करती हैं। अगर आप इनके अंदर भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर भी छोटी सी टरबाइन ही लगी होती है। तो जब वो पंखा रोटेट करता है तो ये टरबाइन रोटेट करेगी, टरबाइन रोटेट करेगी तो आपको मालूम है करंट मिलेगा। लेकिन यहां पर ये करंट किस तरह से मिल रहा है? यहां पर ये करंट जो है विंड की पावर से मिल रहा है। तो ये भी हमारे पास अल्टीमेटली मैकेनिकल एनर्जी की वजह से करंट मिल रहा है, तो हम इसको भी जनरेटर ही कहेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम है ना। तो ये विंड जनरेटर कहलाएगा या विंड टरबाइन कहलाएगी। और इस तरह से स्टूडेंट्स बहुत सी और चीजें हैं, जैसे कि जो एटॉमिक रिएक्टर्स के अंदर जो हमारे पास जनरेटर होते हैं उनको रोटेट किया जाता है फिशन या फ्यूजन रिएक्शन करवाकर, उससे जो हीट निकलती है इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। लेकिन है ये भी आपके पास टरबाइन को रोटेट करके करंट प्रोड्यूस करने वाली चीजें। तो इसका मतलब जब हम कहते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर तो हमारे जहन में हमारे घर में पड़ा हुआ जनरेटर आता है, लेकिन हर वो चीज जिसमें मूवमेंट की वजह से, मैकेनिकल एनर्जी की वजह से करंट बने, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। चाहे वो आपके घर में पड़ा इलेक्ट्रिक जनरेटर हो, चाहे वो डैम से अटैच इलेक्ट्रिक जनरेटर हो, या फिर वो विंड टरबाइन हो या कोई और चीज हो। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, आते हैं नेक्स्ट चीज पर। दिस इज थर्मोकपल। ये एक ऐसी चीज है जिसको आपने पहली दफा सुना होगा। स्टूडेंट्स मैं भी इसकी डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा, छोटे एक्सपेरिमेंट से आपको बता देता हूं। जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स कि मेरे पास दो बीकर्स हैं, एक में गर्म पानी है और एक में ठंडा पानी है। आप देख रहे हैं इन दोनों बीकर्स के दरमियान क्या है? टेम्परेचर का डिफरेंस है, एक ठंडा और एक गर्म है। अब जब ये टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो अगर आप एक डिवाइस इस तरह से इसके अंदर रखें तो आप देखेंगे ये जो फैन है ये घूमना शुरू हो जाएगा, और इस फैन का घूमना बता रहा है कि इसको करंट मिल रहा है। लेकिन कहां से मिल रहा है? यहां तो कोई सेल भी नहीं है, यहां तो आपको कोई मैकेनिकल एनर्जी भी नहीं, कोई जनरेटर भी नहीं नजर आ रहा। यहां सिर्फ इसको इस वजह से करंट मिल रहा है क्योंकि यहां पर दो ऐसी जगहों से ये अटैच है जिनके टेम्परेचर में डिफरेंस था। तो वो हीट जो है वो करंट जनरेट करवा रही है। ये कैसे होता है ये तो हमारा आर्टिकल नहीं है, लेकिन बस हम यहां से इतनी बात जरूर सीखेंगे कि समटाइम्स हीट या टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो भी हमारे पास करंट की वजह बन सकता है। ऐसी डिवाइसेस को हम कहते हैं थर्मोकपल्स। ये क्या करती हैं जी? ये कन्वर्ट करती हैं हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। नाउ स्टूडेंट्स आखिरी चीज जो कि थर्मोकपल्स की तरह नहीं है जो आप लोगों ने पहली दफा सुनी हो, बल्कि ये है सोलर सेल्स। सोलर सेल्स को आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप लोगों ने स्टूडेंट्स देखा होगा कि सम टाइम कुछ लोगों के घरों की छत पर इस तरह के बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगे होते हैं। ये सोलर पैनल्स क्या कर रहे होते हैं? ये सूरज से आने वाली रोशनी से करंट बना रहे होते हैं, और
ये सोलर पैनल्स अगर आपने किसी की छत पर देखे ना हो तो फिर भी आपने कैलकुलेटर के ऊपर ये सोलर पैनल जरूर देखे होंगे। ये ऐसे कैलकुलेटर्स जो हैं वो इवन बैटरी के बगैर भी काम कर सकते हैं अगर वो सोलर एनर्जी उनको मिल रही हो। तो इसका मतलब सोलर एनर्जी या सोलर सेल्स या सोलर पैनल्स क्या होते हैं, वो ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो सनलाइट से डायरेक्ट करंट बनाती हैं। और इसमें सबसे जबरदस्त बात क्या है, सबसे जबरदस्त बात यह है कि सोलर सेल्स जो हैं वो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स यूज कर रहे हैं, यानी सनलाइट को यूज कर रहे हैं। सनलाइट तो कभी भी खत्म नहीं होगी, तो आप हमेशा के लिए ये एनर्जी ले सकते हैं। सेल्स जो है वो केमिकल यूज कर रहे हैं, केमिकल एक हद तक आपको अवेलेबल हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स भी अल्टीमेटली कोई ना कोई केमिकल तो यूज कर रहे हैं, जैसे घरों में जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो पेट्रोल यूज कर रहा है, तो पेट्रोल ने एक वक्त आना खत्म हो जाना है। लेकिन सोलर सेल्स सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं, सनलाइट, और सनलाइट जो है हमेशा मिलती रहेगी जब तक कि सूरज हमारे पास मौजूद रहेगा। तो सोलर सेल्स क्या करते हैं जी, दे कन्वर्ट sunlight into electrical energy। ये था हमारा आज का लेक्चर। आपसे भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।